Dear students, good morning. Today we will discuss the chapter 2 history, the rise of the English East India Company. तो इसमें क्या है कि भारत में जब अंग्रेज आए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, तो उन्होंने भारत में आकर अपना प्रभाव कैसे बनाया, कैसे यहाँ पर आकर वो शक्तिशाली हो गए, इसके बारे में इस लेसन में बताया जा रहा है। फर्स्ट क्या है, इनकमिंग ऑफ यूरोपियंस, भारत में यूरोपियंस कैसे आए, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश भारत में कैसे पहुंचे, आपस में यूरोपियंस लोगों के साथ अंग्रेजों का कैसे युद्ध हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपनी भारत में विजय प्राप्त की, उसने कैसे पॉलिटिकल फोर्स को अपने अंडर किया, भारत में आकर उन्होंने कैसे अपना शासन चलाया। तो ये सारे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस लेसन में दिए गए हैं और आपको जो है इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ, in search of sea routes towards the east, several people from western countries like the British, French, Dutch and Portuguese start the sea war. तो जब समुद्री रास्तों की खोज की तो ईस्ट की तरफ से बहुत से लोग और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो थे, जैसे कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, समुद्रों के रास्ते से भारत में आए। They naturally become rivals of each other. वे वास्तव में एक दूसरे के विरोधी। In these struggles for the power, Britain emerged the victories and transformed itself from a trading company to an imperialist nation that ruled India for nearly 200 years. वास्तव में आपस में क्या संघर्ष था, क्यों संघर्ष करते थे आपस में? क्योंकि जो ब्रिटेन था वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी ट्रेडिंग कंपनियों को लाकर उसी देश में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। यही कारण था कि उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी लाकर 200 साल तक राज्य किया, 200 ईयर तक राज्य किया। The English East India Company was formed in 1600 with a charter from the Queen Elizabeth and first granting the sole right to carry trade in East also. ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 शताब्दी में जो भारत में आई, उस समय क्वीन एलिजाबेथ उनकी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी, और वो क्यों आई थी भारत में? कहते वो भारत में ट्रेड करने के लिए आई। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पैक्ट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर का कोई भी और ग्रुप नहीं था जो ट्रेड करने के योग्य था। The English established their settlements and factories at the Masulipatam, Patna, Dhaka, Bengal, Fort St. George, Madras, Bombay, Satnati, Kolkata and Govindpur. कहते इंग्लिश अंग्रेजों ने इन सभी जगहों पर भारत के सभी स्टेट में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की कोशिश की। कलकत्ता and Calicut and Govindpur were joined together to form a new city. कैलिकटा और गोविंदपुर जो थे, बाद में दोनों को इकट्ठा कर दिया गया और अनेक शहर का निर्माण हुआ, जिसे कलकत्ता का नाम दिया गया और बाद में इसे कोलकाता कहा गया। The factory at the Satnati was also fortified and renamed as Fort William also. कहते और सतनती में भी इन्होंने फोर्ट विलियम ने के नेम से रीनेम से अपने यहाँ पर एक फैक्ट्री की स्थापना करने की कोशिश की। इन 1691 the English were granted a फरमान by the Mughal Emperor Aurangzeb which exempted the British company from paying the custom duties in Bengal। कहते ऐसा माना जाता है कि 1691 में इंग्लिश कंपनी ने इसे फरमान होता है, जो रॉयल फैमिली के लोग, राजा महाराजा लोग राज्य करते हैं, उनसे परमिशन लेना, उसे कहते हैं फरमान। कहते क्या था, जो रॉयल लीडर होते हैं उनसे ये लोग परमिशन ली बाय मुगल एम्पर औरंगजेब जो थे उस समय, उनसे इन्होंने इंग्लिश कंपनी ने फरमान लिया, परमिशन ली। क्या ली? विच एक्सेप्ट द ब्रिटिश कंपनी फ्रॉम पेइंग कस्टम ड्यूटीज इन बंगाल, कि वो बंगाल में
अपना कंपनी का जो है ट्रेड करना चाहते हैं विदाउट टैक्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टैक्स दिए बिना ही यहाँ पर अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, कस्टम ड्यूटी होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का माल, ठीक है, करना चाहते हैं। इन 1770 अनदर मुगल एम्पर फारूक सैयद ग्रांटेड अदर फरमान। उसके बाद फिर उन्होंने किससे परमिशन ली? फारूक सैयद से, मुगलों के राजा फारूक सैयद से भी परमिशन ली। दिस फरमान एक्सटेंडेड द दिस द प्रिविलेज टू द ब्रिटिश इन गुजरात एंड डेक्कन। कहाँ पर परमिशन ली उन्हें सैयद से? गुजरात और डेक्कन में अंग्रेज जो थे अपना राज्य करना चाहते हैं। ठीक है, किससे ली? फारूक सैयद, ठीक है, फाइक सीआर से ली। कहते सो बट बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी could establish itself with India, the Portuguese had already conquered Goa and started expanding their commercial and political power in the western coast of India. जब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही भारत में पुर्तगीजीज आए, उन्होंने गोवा को में जीतकर वहां पर अपना कमर्शियल कार्य करना शुरू किया और पूरी पॉलिटिकल पावर को भी भारत की वेस्टर्न कोस्ट में अपना अधिकार जमा। इन्होंने पुर्तगीजी, अंग्रेजों से पहले कौन आए थे? पुर्तगीज। द डच टू हैड स्टार्टेड एस्टैब्लिश द ट्रेडिंग प्रैक्टिस। डच लोगों ने भी वहां पर अपनी ट्रेड के लिए फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। किनसे पहले? ब्रिटिशर्स के आने से पहले पुर्तगीज और डच लोगों ने भारत में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रियां स्थापित कर दी थी। This trade through the sea routes, but when conflict and war started between the Turks and Europeans also. जो ये ट्रेड होता था, ये सारा ट्रेड किससे होता था? तो समुद्रों के रास्ते से ट्रेड किया जाता था। ये आपके मैप में दिखाया भी गया है, देखो इंडियन ओशन है, इधर साउथ अटलांटिक ओशन है, फिर उधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो ये ओशंस के रास्ते, समुद्रों के रास्ते से ये लोग भारत में इंडियन ओशन के से एंटर करते थे और ये लोग ट्रेड करते थे। अब ट्रेड करते करते when the conflict and war started between the Turks and Europe, तो तुर्क के लोगों के बीच में यूरोपियन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। दिस ट्रेड वाज डिस्ट्रक्टिव, ये ट्रेड जो था धीरे धीरे काफी बढ़ गया। इन ऑर्डर टू गेट द इंडियन गुड्स विच वर मच इन डिमांड इन यूरोप। क्यों बढ़ गया? तो जब भारतीय सामान की डिमांड जो थी यूरोप में बहुत ज्यादा थी, द वेस्टर्न ट्रेडर्स डिसाइड टू फाइंड द न्यू सी रूट्स टू इंडिया। इसीलिए जो बाहर के यूरोपियन लोग थे वो चाहते थे कि भारत में और भी नए नए समुद्रों के रास्ते ढूंढे जाएं जिसके द्वारा ये वहां भारत के साथ ट्रेड कर सके। So the first European traders to discover a new sea routes to India were the Portuguese. सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर ने जो समुद्री रास्तों की खोज की तो वो पुर्तगीज थे जो भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे। They were followed by the Dutch, the English and the finally the French. उन्हीं को फॉलो करते हुए डच लोग, इंग्लिश लोग और फ्रेंच लोग भी ट्रेड करने के लिए भारत में आए। All of them formed trading companies. सभी ने यहाँ पर आकर अपनी ट्रेड करने की कंपनियां स्थापित की। Their primary aim was to capture the profit-raising markets of Asia. इन सबका मुख्य उद्देश्य क्या था? एम मीन्स उद्देश्य क्या था कि जो एशिया की मार्केट में चीजों में एशिया, क्योंकि ये लोग पहले एशिया से माल लेते थे, तो जो एशिया की, इंडिया भी एशिया का ही एक भाग था पहले, तो जो इंडिया एशिया की मार्केट में जो प्रॉफिट ज्यादा प्राप्त करती, एशिया की मार्केट को ज्यादा प्रॉफिट था, कहते थे उसका प्रॉफिट को ये कम करना चाहते थे कि हम सीधा डायरेक्ट भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये था कि ये आपको 2 पेज बताए हैं हमने कि कौन कौन सी कंपनी भारत में आई, कौन सी सेंचुरी में आई भारत में, और वो भारत के साथ क्या करना चाहते थे, और उस समय कौन से मुगल एम्परर भारत में राजा राज्य करते थे और उन्होंने किससे परमिशन ली राज्य करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। कंपनीज के ये चारों जो है। अब फर्स्ट 1 by 1 ये एक्सप्लेन करें कि यूरोपियंस कब आए,
पुर्तगीज का अब ये सारी चीजों के बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन किया जा रहा है। फर्स्ट द यूरोपियंस, द इंडियन स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल, इंडिगो एंड साल्टपेटर were very much in demand in Europe। अब ये मैंने अभी आपके ऊपर बताया कि यूरोपियन लोग, पुर्तगीज लोग, ये सभी लोग भारत में ट्रेड करने के लिए इंडियन ओशन के रास्ते से भारत में आए, क्योंकि सभी समुद्री रास्ते होते थे। तो कहते यूरोपियन लोग भारत से क्या ट्रेड करना चाहते थे? कहते भारत से ये लोग स्पाइसेस मीन्स मिर्च मसालों का, सिल्क का, कपड़े का, इंडिगो मीन्स नील के पौधों का, और साल्ट पीटर मीन्स फॉर मेकिंग गन पाउडर बनाया जाता है जो उसका, इस सभी चीजों की जो थी यूरोप में काफी डिमांड ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड। कब थी? मेडीवल पीरियड में। अरब ट्रेडर्स control this trade through the sea routes, but हाँ जी, सॉरी, पहला पैरा यहाँ से शुरू है, ये बीच में वो दिया हुआ है। कहते क्या है? द यूरोपियंस ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड, अरब ट्रेडर्स कंट्रोल द ट्रेड थ्रू द सीज। क्या करते थे? ये समुद्रों के रास्ते से ट्रेड करते थे, परंतु आपस में तुर्क और यूरोपियन के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा काफी बढ़ गया। यह भारतीय सामान को यूरोप में काफी डिमांड थी, और बहुत से वेस्टर्न ट्रेडर्स जो थे भारत समुद्रों के रास्ते भारत में आए ट्रेड करने के लिए। उन्होंने नए नए रास्ते खोजे। उसके बाद डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज के बाद भी भारत में जो थे ट्रेड करने के लिए आए। अब द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, द पुर्तगीज, वास्को डी गामा, a Portuguese sailor, first discovered a sea route to India via the Cape of Good Hope in 1498 and arrived at Calicut। आपको पता है कैलिकट, पहले इसका नाम था कैलिकट, फिर बना कलकत्ता, फिर बना कोलकाता। तो जब यूरोपियंस पावर भारत में आई तो वास्को डी गामा जो थे उन्होंने समुद्री रास्ते की खोज की। पुर्तगीज सेलर आए, उन्होंने समुद्रों के रास्ते ढूंढे। किससे? कैप ऑफ गुड होप जो थे, एक नाम है जो सी रूट का, उसके रास्ते से ये लोग 1498 ईस्वी में कैलिकट पहुंचे, केरला में पहुंचे। सो द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया अलोंग द वेस्ट कोस्ट। ये पुर्तगीज थे जो सबसे पहले भारत में आई, वेस्ट कोस्ट में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया। They conquered Goa and made in the center of their commercial political power in India, which they controlled for nearly 4.5 centuries। वैसे ऐसा माना जाता है कि ये जो थे गोवा जो था, गोवा को उन्होंने अपना कमर्शियल सेंटर बनाया, यहाँ पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया, एंड उन्होंने 4.5 सेंचुरी तक उन्होंने इस काफी एरिया को अपने अंडर कर लिया। Next, the Dutch. The Dutch were the next to reach India in 1595, and the Dutch East India Company was formed after a few years। कहते हैं 1595 ईस्वी में डच कंपनी भारत में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म, ये भी कुछ समय के बाद जो कि काफी पावरफुल हो गई। डच स्टार्टेड कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड इन इंडोनेशिया। डच लोगों ने भी स्पाइसेस का ट्रेड करना शुरू किया, एंड देयर चीफ ट्रेडिंग सेंटर शिफ्ट टू नागापट्टनम। द डच आल्सो स्टार्ट एस्टैब्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूलीपट्टनम, कैलिकट एंड सूरत। अब डच लोगों ने कहते सबसे पहले अपना ट्रेड सेंटर कहाँ पे खोला? नागापट्टनम में शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी कई जगहों पर फैक्ट्रियां बना ली। मसूलीपट्टनम में बना ली, कैलिकट में बना ली, और सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। इन्होंने डच लोगों। सो द डच डोमिनियंस फॉल प्लेस विद द डिफीट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। लेकिन डच लोगों पर अंग्रेज जो थे काफी हावी हो गए और उन्हें गिराने की कोशिश करने। फॉल प्लेस होता है फॉल डाउन, नीचा करना, कि खुद अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए उन्होंने डचों को नीचे गिराने की कोशिश की। इन्होंने इंग्लिश लोगों ने।
the French who tried to enter the competition for trade in India. कहते फ्रेंच लोगों ने भी भारत के साथ ट्रेड करने की कोशिश की और यहाँ आए, एंटर किए. They set up their factories in the Pondicherry, Madras and the चंदेर नगर in Bengal. इन्होंने भारत की कहते पौंडीचेरी, मद्रास और चंदेर नगर बंगाल में है, वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की. देखो भारत की अलग अलग स्टेट में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री सेटअप की. द फ्रेंच हैड टू कंफर्ट एंड कम्पैक्ट विद द इंग्लिश. कहते अब फ्रेंच लोग जो थे वो भी अंग्रेजों के साथ उनका सामना करते हुए उनकी बराबरी करने लगे. क्योंकि क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया था, डच को उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें हराने, नीचे गिराने के लिए अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश की. तो फ्रेंच के लोगों को लगा कि कहीं ये हमारे को भी नीचे गिराने की कोशिश ना करे, तो उन्होंने उनका सामना किया, उनकी बराबरी करने की कोशिश की. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? द रिजल्ट इन द कर्नाटिक वॉर्स इन व्हिच द फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड आल्सो. तो इस बात का रिजल्ट ये हुआ कि आपस में जो तो झगड़ा हुआ, फ्रेंच हार गए और कर्नाटिक वॉर शुरू हो गया. So all these European trading companies compact with each other to buy fine cotton silk produced in India. सभी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थी आपस में कंपटीशन कर रही थी, प्रतिस्पर्धा पार्टिसिपेट कर रही थी कि क्यों आपस में लड़ाई झगड़े कर रही थी? क्योंकि सभी को मालूम था कि भारत में अच्छी कॉटन मिलती है और सिल्क भी अच्छी प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे मिर्च मसालों का अच्छी चीजें मिलती हैं. यहाँ पे काली पीपल मिर्च होता है, काली मिर्च, क्लॉव्स में होता है लौंग, सिनामन मिर्च होता है दालचीनी, करंडम में होता है इलायची. ये सारे क्या है? मिर्च मसाले. तो इन सभी चीजों की भारत में काफी मात्रा में पाई जाती थी, इसलिए ये कंपनियां आपस में झगड़ा कर रही थी कि वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहती है. So also demand by them, all of them had a big market. इन सभी चीजों की डिमांड कहाँ पे थी? यूरोप में थी. Naturally, these rival European companies wanted to push out their competition and capture the entire Indian market also. हर यूरोपियन कंपनीज यही चाहती थी कि वो दूसरी कंपनियों को पीछे हटाकर खुद भारत में अपनी मार्केट बना सके. This cutthroat at the competition led to fierce battles between all the trading companies. बस एक दूसरे को कटथ्रोट होता है, एक दूसरे का गला काटना. इट मीन्स एक दूसरे को नीचे गिराने के कंपटीशन में ये सभी ने जो थे कंपनियों ने, ट्रेडिंग में आपस में झगड़े शुरू हो गए. किस किसके? पुर्तगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश. इन चारों कंपनियों के आपस में झगड़े शुरू हो गए. सॉरी, ये झगड़े इतने बढ़ गए तो इन्होंने एक युद्ध का भी धारण कर लिया, जिसे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कहा गया. बाय द 18th century, the British and the French got established as the two major Western powers in India. कहते ऐसा माना जाता है 1800 शताब्दी में ब्रिटिश और फ्रेंच दो वेस्टर्न पावर थी, काफी पावरफुल थी. The Portuguese has lost their monopoly over India. पुर्तगीज तो पहले ही अब भारतीय ट्रेड में अपने जो है समानता खो चुके थे. The Dutch too had been defeated and had turned towards the spice trade in the Indonesian island also. डच भी हार चुके थे, इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया आइलैंड के साथ स्पाइसेस का ट्रेड करना शुरू कर दिया, अपना ट्रेड यहाँ से हटा दिया. So therefore, for many 22 years, nearly 20 years from 1744 to 1763, the French and the English fought for the control of the trade and territories of India. अब वो दो तो पीछे हट गई, लेकिन अब इंग्लिश और फ्रेंच दोनों जो थी दोनों कंपनियां जो थी वो आपस में ट्रेड और टेरिटरीज के लिए भारत के ऊपर ट्रेड और टेरिटरीज के लिए आपस में झगड़ा करने लगी कि भारत पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और फ्रेंच कहते हैं हमारा होना चाहिए, और अंग्रेज कहते हैं हमारा होना चाहिए. So taking advantage of the decline of Mughal Empire and the political instability in South India, the French and the British fought
wars to control the trade also. इसी बात को लेकर, इसी एडवांटेज को लेकर मुगलों के सम्राट के साथ साउथ में भी और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स इनके ट्रेड के नाम पर काफी झगड़े शुरू हो गए। जब इनके आपस में लड़ाई झगड़े हुए, these wars are called the Carnatic Wars, उसे कर्नाटिक वार्स का नाम दिया गया। और फर्स्ट कर्नाटिक वार्स कब हुआ? कहते इन 1742 a war broke out in Europe between the France and England। 1742 में सबसे पहले यूरोपियन फ्रांस और इंग्लैंड का आपस में युद्ध हुआ। The war was also spread to India where the British and the French companies clashed with each other। ये दोनों कंपनियां आपस में झगड़ा करने लगी। When the war ended in Europe in 1748, it ended in India too। लेकिन बाद में 743 तक इनका आपस में झगड़ा खत्म हुआ, जिसके कुछ परिणाम हुए। कैसे झगड़ा खत्म किया गया? फर्स्ट, neither side made any territory gains, but the rivalries between the two powers over trade and territory continue also। ये डिसाइड किया गया कि दोनों ही पावर्स जो है भारत की टेरिटरी के लिए कोई भी डिस्प्यूट नहीं करेंगे कि तुम यहाँ पे अपनी जगह बनाओ, तुम अपनी यहाँ पे जगह बनाओ। ऐसे टेरिटरी के लिए कोई भी डिस्प्यूट नहीं करेंगी और अपने ट्रेड और टेरिटरी के बीच में दोनों ही एक दूसरे को विरोध नहीं करेंगे, अपनी दोनों ही एक दूसरे के विरोधी नहीं बनेंगी। The war exposed the weakness of the rulers of South India। It was a shameful and that the Nawab of Carnatic had failed to stop a war in his own territory also। वास्तव में साउथ इनके विरोध का कारण अधिक क्या था? साउथ इंडिया भारत के जो शासक थे उनकी कमजोरी थी, और इसके कारण वो जो थे अपने ही टेरिटरी पर इन दोनों लोगों का झगड़े को जो है रोक नहीं पाए थे, स्टॉप नहीं कर पाए थे। डुप्लेक्स द गवर्नर ऑफ फ्रेंच कंपनी, डुप्लेक्स जो था वो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर था। दे वाज वेरी कैपेबल एंड फ्रस्टेड, वह बहुत ही कैपेबल, अच्छा और दूरदर्शी व्यक्ति था। He decided to take full advantage of unstable political condition of South India and increase the French political influence in the South। वो जानता था, उसने निश्चय कर लिया था कि साउथ भारत के दक्षिण भाग की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो अनस्टेबल है, सही नहीं है, उसे जो है कंट्रोल करेगा और भारत और उसकी साउथ में अपनी राजनीति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर कहीं एक जगह पे किसी चीज की कमी होती है तभी जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसमें साउथ के जो शासक थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए इस उनकी कमी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। डुप्लेक्स जो कि गवर्नर था फ्रेंच का। Second Carnatic War in 1748 when the rulers of both Carnatic and Hyderabad died, the Duplex decided to intervene in the war of the sections that had started both in Carnatic and Hyderabad and set up the puppet the rulers in these two states who could serve in the interest of the French also। 1740 की बात है जब कर्नाटिक में दोनों के युद्ध में कहते हैदराबाद डाइड, हैदराबाद की जो थी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई थी। डुप्लेक्स ने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा कि वो हैदराबाद को शासक को अपने अंडर कर लेगा और इन दोनों स्टेट्स में अपना राज्य फैला देगा। Naturally, he these British who had their ambitions and would not allow to French to get them under upper hand। अब ब्रिटिशर्स की भी ये इच्छा थी कि फ्रेंच किसी भी तरह से इन स्टेट्स को ना हथियाए और इस पर हमारा अधिकार था। So they also wanted to set up their puppet rulers in these states। वह उन शासकों को, इस स्टेट के शासकों को अपने अंडर करना चाहता है। पपेट होता है किसी को अपना कुत्ता बना लेना, अपने अंडर कर लेना। So under the able leadership of Robert Clive, a young clerk in the English East India Company, a British managed to defeat the French finally and made the Muhammad Ali, the Nawab of Carnatic, their nominees also। नॉमी कहते क्या किया, कहते जो रॉबर्ट क्लाइव था
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यंग नौजवान लीडर था। उसने क्या मैनेज किया? कहते द ब्रिटिश मैनेज टू डिफीट द फ्रेंच। कहते किसी भी तरह फ्रेंच को हराने की कोशिश की जाए। एंड मेड मोहम्मद अली नवाब, और उसने मोहम्मद अली नवाब को अपने उसके साथ बना लिया और उसका कैंडिडेट्स बनने की कोशिश की। क्या किया कि किसी तरह फ्रेंच को यहाँ से हटाया जाए, उन्हें यहाँ से इंडिया से बाहर निकाला जाए। तो इसके रिजल्ट्स क्या हुए? द फ्रेंच गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिफीट एंड साइंड ए पीस ट्रीटी। अब जब ड्यूप्लेक्स ने देखा कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, लीडर है अंग्रेजों का, वो उस पर हावी हो रहा है, उसने अपनी जो थी हार मान ली, एक्सेप्ट कर ली और उसने एक संधि पर हस्ताक्षर कर दी। ट्रीटी मीन्स होता है संधि, समझौता कर लेना। They also accepted the British demand that Duplex must be sent back to the France. Duplex ने कहा कि ठीक है, मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा, but this was a big blow to future of the French company in India. The Second Carnatic War boosted the prestige of the British and led to the establishment of the British control over the Carnatic also. कहते लेकिन क्या हुआ, इससे कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने क्या किया? कहते अपनी बूस्ट होता है अपनी जगह बनाना, जन्म देना किसी चीज को। उन्होंने अपने सम्मान को बनाने के लिए कहते उन्होंने बुरी जगहों पर भारत की कंट्रोल करने की कोशिश की। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने कहा, फ्रेंच जब मान भी गए तो उसने कहा अब मैं ये मौका है कि मैं भारत की स्टेट्स को अपने अंडर कर लूं। So third Carnatic War, the temporary peace between the British and the French companies ended in India, where another war broke out between them in Europe. अब जब फ्रेंच लोग मान भी गए आपस में अंग्रेजों के साथ, उन्होंने युद्ध की एंड करने की भी कोशिश की, तब एक दूसरा यूरोप के लोगों ने उनके साथ युद्ध करने की कोशिश की, झगड़ा। At the very beginning of this war, the English managed to gain control over Bengal after the victory in the Battle of Plassey. अब यह मौका था अंग्रेजों का कि सभी को हरा कर अपने बंगाल, कहते हैं, और बंगाल आफ्टर विक्ट्री ऑफ बैटल प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश की। कब? 17 जनवरी। Now the British could use the rich resource of Bengal to overpower the French also. Britishers के पास अच्छे रिसोर्सेज थे कि वे बंगाल को दे सकते थे। The French on the other hand were handicapped due to the constant shortage of funds also. लेकिन फ्रेंच के पास हैंडीकैप होता है जो प्रॉपर ढंग से कार्य ना कर सके। जैसे हैंडीकैप होता है जिनके कुछ हाथ और पैर पूरा प्रॉपर कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो फ्रेंच लोग थे उनके पास पैसे की शॉर्टेज थी, उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं था कि वो उन जो स्टेबिलिटी है अपनी वो इंडिया में बनाए रख सके। Finally, the French were defeated in 1760. The war in India ended with the end of war in Europe in 1763. कहते तो इस तरह से अंत में फ्रेंच 1760 में हार गए और 1763 में यूरोप के साथ जो युद्ध हुआ था उसका भी अंत हो गया। एंड रिजल्ट्स, अब इन वार्स का रिजल्ट्स क्या हुआ? The Third Carnatic War shattered French dreams of building their empire in India. थर्ड Carnatic War के बाद जो फ्रेंच लोगों की सपना था कि वो भारत के सम्राट बनेंगे वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते हार गए और उन्हें अपनी हार स्वीकार कर ली। Pondicherry and other French settlements were returned to the French, but they could not build forts or station troops in these territories also. अब पांडिचेरी में सबसे पहले वो आए रहे थे, तो वहाँ पे जो उन्होंने सेटलमेंट्स की हुई थी, कहते वो सेटलमेंट्स को वो अभी रिटर्न नहीं करना चाहते थे। जो दे कुड नॉट बिल्ड द फोर्स, उन्होंने अभी तक कोई यहाँ पे पक्के किले नहीं बनाए थे और स्टेटन और अपने सैनिकों की भारत की टेरिटरी पर अभी अपनी सैनिक भी नहीं रखे थे।
They could serve only as a center of trade and had to live in India under the protection of the British. वो चाहते थे कि ब्रिटिश की प्रोटेक्शन में ही वो भारत में रह सकते हैं, केवल ट्रेड करने के लिए जो हमारे यहाँ सेंटर बने हैं उन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए ताकि हम भारत के साथ ट्रेड कर सकें. The English now established their political influence over Carnatic and the fleets of our European rivals. They could now get set for us to conquer India. परंतु अंग्रेज नहीं चाहते थे कर्नाटिक युद्ध के बाद किसी भी तरह किसी भी यूरोपियन पावर को भारत में रखा जाए. वो इन सभी को जीतना चाहते थे, इन सभी से जीतकर मुक्त होना चाहते थे. वो चाहते थे कि जितनी भी ये कंपनियां आई हैं, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, ये सारी कंपनियां जहाँ से आई हैं वो अपने देश वापस चले जाएं. और इसीलिए उन्होंने उनके साथ विरोध किया और खुद भारत पर उन्होंने जीत कर अपना ट्रेड स्थापित कर सके. सो रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश. ये कहते ब्रिटिश नेवल सुपरमेसी. अब भारत अंग्रेजों के इन सभी कंपनियों को जीतने के क्या कारण थे कि वो इन सभी कंपनियों को हराए और खुद वीआईपी बन गए. ड्यू टू ब्रिटिश नेवल सुपरमेसी, ड्यू टू देयर सुपरमेसी over the seas, the British ensured and the uninterrupted supply of arms and resources from England. क्या था, समुद्री रास्तों पर उनकी सुपरमेसी थी, आने जाने के साधन उनके पास अच्छे थे और कहते वो लगातार इंग्लैंड से कई तरह के आर्म्स और अन्य चीजें जो थे सप्लाई कर रहे थे. So the supplies landed directly at their naval base in Mumbai. कहाँ पर सप्लाई करते? वो मुंबई में डायरेक्ट नवल फोर्स के द्वारा यहाँ पर उनकी आर्म्स जो थे सप्लाई हो रहे थे. कि ये क्या कारण थे? व्हाट आर द रीजंस नाउ द ब्रिटिश आर टू मच सक्सेसफुल इन इंडिया. उनकी एक तो ब्रिटिशर्स की क्या थी, नवल सुपरमेसी थी. उनकी नाविक सेना जो समुद्र के रास्ते से थी वो काफी अच्छी थी, ग्रेट थी. नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. पैसा उनके पास बहुत था. The British company was financially much stronger than the French. फ्रेंच लोगों के पास तो पैसा नहीं था, उनके फंड जो थे तुम्हें पहले बताया पैराग्राफ में भी उनके कम हो गए थे, लेकिन ब्रिटिश कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा था. The capability of the rich and prosperous province of Bengal became an additional source of wealth for the British. और वो उन्होंने क्या किया, अपने पैसे के दम पर बंगाल को कहा कि तुम्हें एक रिच और प्रोस्पर्स स्टेट्स बनाएंगे और ब्रिटिशर्स ने बहुत सा धन देने के लिए भी कहा, लालच दी गई. देन कैपेबल लीडरशिप. अब तीसरा रीजन क्या था, अंग्रेजों के जो लीडर थे वो भी बहुत ही काफी बुद्धिमान और योग्य थे. The English were led by capable officer like the Robert Clive. उनका एक अच्छा कैपेबल ऑफिसर जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था. Whereas the eliminations of Dupleix become the prime cause of loss for the French also. यही कारण था कि उसने फ्रेंच के गवर्नर ड्यूप्लेक्स को निकालने की कोशिश की. यहाँ से बाहर उन्हें हराया, फ्रेंच को हराया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो भारत से यहाँ से वापस चले जाए. नंबर 4, फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द इंटरफेरेंस. अब अंग्रेज जो थे इन सभी चीजों के साथ साथ क्या चाहते थे, वह भारत की हर चीज में इंटरफेयर करना चाहते थे और फ्रीडम चाहते थे. कहते द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ए ट्रेड एंड मोनोपोली एंड द फंक्शंस. वो भारत में अपनी मोनोपोली चाहती थी, अपनी मनमार्जी करना चाहती थी और अपने ढंग से कार्य करना चाहती थी. इंडिपेंडेंटली इट वाज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल. वो चाहती थी कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का किसी सरकार का कोई कंट्रोल ना हो. The French company on the other hand was depend on the French government for the loans and the financial help also. जबकि जो फ्रेंच कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी दूसरी ओर से, लेकिन वो जो थी अपने लोन अपने फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपनी सरकार पर निर्भर थी. The French government was corrupt and inefficient. लेकिन फ्रेंच सरकार जो थी वो अच्छी नहीं थी, अयोग्य नहीं थी. So the French company being controlled by corrupted and unsufficient government lost the war. यही कारण था
कि फ्रेंच कंपनी जो थी युद्ध में हार गई। जहाँ पर अच्छे योग्य व्यक्ति ना हो, योग्य सरकार ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे का कोई साथ ना दे तो फिर वो है फेल हो जाती है, हार जाती है। So during the struggles with the French, the English learned that there was no unity among the Indian rulers, and they could easily take advantage of their mutual quarrel to increase their power. अब जब फ्रेंच लोगों के साथ संघर्ष चल रहा था, तो उसी समय अंग्रेज समझ गए कि भारत में भी शासकों के बीच में यूनिटी नहीं है, और ये एक सबसे अच्छा और आसान उपाय है कि इनको आपस में लड़ाया जाए और खुद अपनी पावर को बढ़ाया जाए। इनको, अंग्रेजों को लगा कि भारत के शासक जो है कमजोर है, उनको आपस में ही लड़ा दिया जाए और खुद अपनी पावर को भारत में बढ़ा लिया जाए। सो विद द हेल्प ऑफ द रिच रिसोर्स ऑफ इंडिया, क्यों भारत में अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे? ये भारत में काफी रिसोर्सेज अच्छे हैं। सो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट प्लानिंग ऑफ कॉन्करिंग इंडिया। यही कारण था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को जीतना चाहती थी। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, सबसे पहले उन्होंने बंगाल को जीतने की कोशिश की। द मुगल एम्परर फारूक सैयद हैड परमिटेड द ब्रिटिश टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। जो मुगलों के सम्राट फारूक सैयद थे, उन्होंने उससे, ब्रिटिश सरकार ने उनसे परमिशन लेकर ली और बंगाल में बिना सीमा शुल्क के ट्रेड करना शुरू कर दिया। मैंने अभी बताया था पहले, कस्टम ड्यूटी मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का माल जो है विदाउट टैक्स दिए जो है माल इधर से उधर भेजने के लिए परमिशन ले ली। दिस लेड टू एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द नवाब ऑफ बंगाल। इससे क्या हुआ, जब टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार को टैक्स ना मिले तो उसको घाटा ही पड़ेगा। इससे नवाब ऑफ बंगाल को काफी घाटा पड़ा। So the situation worst because officials of the company start their private trade side by side without paying any custom duty. अब सिचुएशन और भी इससे ज्यादा खराब हो गई। कंपनी के जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने प्राइवेट ही साइड बाय साइड ट्रेड करना शुरू कर दिया विदाउट कस्टम ड्यूटी के, बिना सरकार को टैक्स दिए माल इधर से उधर भेजना और लेना शुरू कर दिया, जिससे जो वहाँ नवाब ऑफ बंगाल थे उनको काफी घाटा पड़ा। सो द बैटल ऑफ प्लासी, कहते अब क्या हुआ, जब अपने लोगों को घाटा पड़ा, उन्हें टैक्स ही नहीं मिल रहे और उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, अपनी सरकार कैसे चलाए, अपने लोगों को कैसे हैंडल करें, तो उनको जो था गुस्सा आ गया। सो कहते इससे क्या हुआ, द क्लैश बिटवीन द ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला It began with when the Nawab faces and the British for their gross misuse of power. अब जो नवाब ऑफ बंगाल था और अंग्रेजों के बीच में झगड़ा हो गया, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि they have begun the Nawab firsters and the British for their gross misuse of power. नवाब को लगा कि अंग्रेज जून से ज्यादा उनकी पावर को प्रयोग करते जा रहे हैं गलत ढंग से। जब टैक्स ही नहीं दे रहे तो बिना टैक्स के ही सारे कार्य करते जा रहे हैं और अपनी हमारी जो पावर है उसका मिस यूज कर रहे हैं। सो दे हैव टू अटैक द इंग्लिश फैक्ट्री एंड एट कासिम बाजार कैप्चर द कंपनी। उन्होंने गुस्से में आकर क्या किया, कहते कासिम बाजार में उनकी जो कंपनी थी अंग्रेजों की उनको कैप्चर किया। एंड दे ब्लॉक द इंग्लिश शिप्स आल्सो, उन्होंने जो अंग्रेजों के शिप जहाँ से माल आता जाता था उनको ब्लॉक करवा दिया, बंद करवा दिया। द नवाब मार्च टू कलकत्ता एंड कैप्चर द कंपनी एंड द फोर्ट विलियम। और नवाब ने क्या किया, उसने कहा कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कंपनी है उसे भी जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया, काम नहीं करने दिया। जब ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता कंपनी ऑफिशियल एंड मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, जब कंपनी के लोगों को इस बात का पता चला कि नवाब ने उनको काफी उनकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसने क्या किया, कहते उसने अपने जो कमांड था रॉबर्ट क्लाइव था उसे मद्रास भेजा अपनी फोर्स देकर। देयर वाज नो ऑप्शन बट ए मेजर वॉर।
उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था युद्ध के सिवा। द फर्स्ट ओपन वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब of Bengal took place at Plassey in 1757. यही फर्स्ट युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में 1753 में, उसे प्लासी का युद्ध कहा गया। इन दिस बैटल द सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड किल्ड। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हारा गया और मारा गया। One of the major cause of this defeat was French within the Nawab army also. अब क्या हुआ, जब युद्ध में हारा गया और मारा गया तो जो ये बंगाल ऑफ नवाब था, कहते क्या किया उसने, कहते दे हैव टू द फ्रेंच का धोखा देना। कहते क्या किया, कहते मेजर कॉज ऑफ दी, उनके सबसे पहले धोखे का कारण क्या था कि जो नवाब की आर्मी थी, कहते उसे हारा क्यों, क्योंकि उसे धोखे से ये कार्य किया था। Mir Jafar, one of the important commanders, had the secretly joined hands with the British also. धोखा किसने किया था, जो मीर जाफर था, जो कि इनका कमांडर था, उसने चोरी छिपे ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया था। As they had promised to make him the नवाब after crushing सिराजुद्दौला, उसे कहा गया कि सिराजुद्दौला के बाद तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा, इसलिए उनके साथ उसने हाथ मिलाया और वो चोरी छिपे, और इसके कारण जो था नवाब ऑफ बंगाल जो था वो मारा गया। So Battle of the Plassey was a turning point in Indian history and immense historical importance as it paved the way for the British dominance over Bengal and eventually the whole of India. तो जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसने भारत के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। एंड ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इसका समाज भारत के इतिहास में काफी बड़े महत्व है। इमेंस होता है लार्ज स्केल में महत्व है। एंड एज इट पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश डोमिनेंस, यहाँ से ही अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई। कहाँ पर, ओवर द बंगाल, बंगाल पर, एंड द इवेंटली एंड द होल ऑफ इंडिया, धीरे धीरे पूरे भारत पर जो उनका राज्य स्थापित होने लगा। युद्ध के अंत तक जो था, इवेंटली होता है इन द एंड, जैसे ही प्लासी का अंत हुआ युद्ध का, उसके बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का जो था पावर बढ़ने लगी। The British made major gains after the battle. Some of them are listed below. अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने युद्ध को में क्या कारण था कि युद्ध को उन्होंने अच्छी तरह से प्राप्त किया, क्या कारण थे उनके। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेड राइट्स इन बंगाल। अब उन्हें जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल में, उनको पूरे अधिकार थे, वो जैसे भी फ्री ट्रेड कर सकती थी, ठीक है, टैक्स नहीं देने थे। ब्रिटिशर गॉट द जमींदारी ऑफ 24 पैरागन्स पर ब्रिटिशर्स का जमीन पूरा अधिकार था। दे यूटिलाइज द रिसोर्स ऑफ बंगाल टू मेंटेन ए लार्ज एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। उन्हें बंगाल के जितने भी रिसोर्सेज थे उनके पास, उन्होंने उनके अंडर आ गए थे और उन्होंने अपनी आर्मी को फिर काफी मात्रा में जो था मेंटेन कर रखा था। So the British also started draining the wealth from Bengal, but the company was still unwilling to take over the responsibility of Bengal administration. They wanted Bengal to be ruled by a puppet Nawab whom they could control and manipulate also. अब वो क्या चाहते थे, कहते थे जब कंपनी चाहती थी कि जो बंगाल का प्रशासन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उनके अंडर आ जाए, लेकिन वहां का राजा नहीं चाहता था। वो कहते भी बंगाल का जो भी नवाब बने वो उनके कंट्रोल में रहकर कार्य करे। किनके कंट्रोल में, अंग्रेजों कि अंग्रेज जैसे कहें वैसे ही शासन चलाए। मैनिपुलेट होता है हैंडल करना, कि जैसे अंग्रेज कहें वैसे ही हैंडल किया जाए तो उनका अधिकार रहे। So the English proclaimed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. अंग्रेजों के कहने पर मीर जाफर जो था नवाब बंगाल का नवाब बना। The new Nawab Mir Jafar paid a huge sum of money to British company as the compensation for the attack of Calcutta. So मीर जाफर ने बहुत सा धन ब्रिटिश कंपनी को दिया कंपनसेट में। So in addition he paid a large sums as gifts and bribes of the officer to the company. उसने काफी मात्रा में जो थे
ऑफिसर, कंपनी के ऑफिसर को बहुत से उपहार भी दिए। सो द बैटल ऑफ प्लासीज इंक्रीज द ब्रिटिश प्रेस्टीज एंड पावर। यही समय था जब प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज और पावर बहुत अधिक बढ़ गई थी। द रिच revenues of Bengal enabled them to organize the armies also. अब बंगाल जो कि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने, ऑर्गेनाइज करने के लिए योग्य नहीं था। तो बस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको लेसन पढ़ा दिया। इसके आगे हम नेक्स्ट सेकंड वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। सो थैंक्स, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।